इनमें से सबसे पहला तरीका है लाइसेंस व मताधिकार, जिसे फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है। लाइसेंस प्रदान करना एक ऐसी अनुबंधीय व्यवस्था है जिसमें एक फर्म बाह्य देश के दूसरी फर्म को एक फीस के बदले में, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है, उसके बदले में अपने पेटेंट अधिकार, व्यापार के रहस्य या फिर तकनीक दे देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक फर्म है जो अपनी वस्तुओं के विशेष गुणवत्ता के कारण, उसके पेटेंट अधिकार या उसके व्यापारिक रहस्यों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार या बाजार में एक विशेष स्थान रखती है। यदि ऐसी फर्म अपने व्यापार को अन्य देशों में फैलाना चाहती है तो लाइसेंस के रास्ते वह यह करेगी कि वह किसी अन्य देश की फर्म को अपने व्यापारिक रहस्य या पेटेंट आदि का उपयोग करने की अनुमति दे देगी। इसके लिए ये दोनों फर्में आपस में एक अनुबंध करेंगी। वह फर्म जो अन्य देश की किसी फर्म को अपना यह लाइसेंस व अधिकार प्रदान करती है उसे हम लाइसेंस प्रदानकर्ता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि इसमें एक फर्म अन्य देश की किसी फर्म को अपने व्यापारिक रहस्य या व्यापार से जुड़े हुए कुछ विशेष अधिकारों को उपयोग करने का लाइसेंस यानी अधिकार प्रदान करती है। मताधिकारी लाइसेंस से मिलता जुलता तो है, लेकिन दोनों में एक प्रमुख अंतर यह है कि लाइसेंस का प्रयोग वस्तुओं के उत्पादन व विनिमय के लिए किया जाता है, जबकि फ्रेंचाइजी का उपयोग सेवाओं के संदर्भ में किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति से अधिक कठोर होता है। यानी विशेषाधिकार यानी मताधिकार में जो प्रदान करता है वो प्राप्तकर्ताओं को व्यवसाय का प्रचालन किस प्रकार से करना है इस संदर्भ में सख्त नियम व शर्तें बनाकर देते हैं। इन दो अंतरों को छोड़कर मताधिकार व अनुज्ञप्ति लाइसेंस मुख्यतः एक जैसे ही हैं। दोनों अंतरों को एक बार फिर से देखते हैं। मताधिकार सेवाओं के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जबकि लाइसेंस वस्तुओं के लेन देन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर, मताधिकार में जो मताधिकार प्रदान करता है वो प्राप्तकर्ता के लिए बड़े कठोर नियम व शर्तें रखते हैं ताकि वो पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें कि जो प्राप्त करता है वो व्यवसाय किस प्रकार चला रहे हैं। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में कुछ लाभ व कुछ सीमाएं फर्मों को मिलती हैं। यदि हम लाभों की बात करें तो इसके अंदर पूंजी लगाने का काम अन्य देश के लाइसेंस प्राप्तकर्ता का होता है। ऐसे में प्रदानकर्ता को अधिक पूंजी लगानी नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत कम विदेशी निवेश के कारण फ्रेंचाइजर या लाइसेंस प्रदानकर्ता को हानि का ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी से तब तक पूर्व निर्धारित फीस का भुगतान मिलता रहता है जब तक कि व्यावसायिक इकाई में उत्पादन या विक्रय होता रहेगा। यानी कि जब तक वह लाइसेंस प्राप्तकर्ता व्यवसाय कर रहा है तब तक प्रदानकर्ता को बदले में फीस मिलती रहेगी। इसके अलावा बाहरी देश के व्यवसाय का प्रबंध अनुज्ञप्ति धारक या फ्रेंचाइजी के द्वारा होता है, जो कि उस देश का स्थानीय व्यक्ति होता है। तो उसे उस देश के बाजार व व्यावसायिक तौर तरीकों की अच्छे से सूचना व जानकारी होती है, तो वह उस देश में व्यवसाय बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यदि हम सीमाओं की बात करें तो लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी या मताधिकार धारक जब आधिकारिक वस्तुओं के विनिर्माण व विपणन में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो कई बार वो उसी प्रकार के सामान खुद एक अलग नाम से बनाकर बेचने लगते हैं। इस प्रकार की नकल लाइसेंस प्रदानकर्ताओं के लिए नुकसानदायक होती है। इसी प्रकार व्यापार के रहस्यों को यदि भली प्रकार से गुप्त नहीं रखा गया तो विदेशी बाजार में दूसरों को हमारे व्यापारिक रहस्यों का ज्ञान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अवधि के पश्चात लाइसेंस दाता या फ्रेंचाइजर व लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी के बीच कई बार खातों के रखने, रॉयल्टी के भुगतान करने, वस्तुओं की गुणवत्ता आदि के मानकों का पालन करने से जुड़े कई मामलों में मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन सीमाओं के कारण कई बार फर्में इस रास्ते को भी नहीं चुनती
वो एक अन्य रास्ता अपनाती हैं जिसे हम संयुक्त उपक्रम के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के बीच उनके संयुक्त स्वामित्व में एक फर्म की स्थापना करना। दो स्वतंत्र फर्में मिलकर आपस में एक संयुक्त फर्म की स्थापना करती हैं। यह संगठन का वह स्वरूप है जिसमें एक लंबी अवधि के लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है। एक संयुक्त स्वामित्व वाले उपक्रम को तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला, जिसमें कोई विदेशी निवेशक या कंपनी किसी स्थानीय कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ले। दूसरा, कोई स्थानीय फर्म किसी विदेशी फर्म में हिस्सा खरीद ले। व तीसरा, विदेशी व स्थानीय उद्यमी दोनों ही मिलकर एक नए उद्यम की स्थापना कर ले। यानी पहले में कोई विदेशी फर्म किसी स्थानीय फर्म में हिस्सा खरीद सकती है, दूसरे में स्थानीय फर्म विदेशी फर्म में हिस्सा खरीद सकती है, व तीसरे तरीके में कोई किसी में हिस्सा ना खरीद के बल्कि दोनों फर्में साथ मिलकर एक नए फर्म का निर्माण या स्थापना करती है। इसके कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है। सबसे पहला, इस प्रकार के उपक्रमों में समता पूंजी में स्थानीय साझेदारी का भी योगदान होता है, यानी विदेशी फर्म को स्वयं सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता, स्थानीय हिस्सेदारी भी होती है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय फर्म पर इसका भार कम पड़ता है। दूसरा, संयुक्त उपक्रमों के कारण बड़ी पूंजी या श्रम शक्ति वाली योजनाओं को क्रियान्वित करना आसान हो जाता है। यानी यदि कोई बड़ी परियोजना है, उसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी व श्रम शक्ति व कार्यभार चाहिए, तो उसे एक फर्म ना करके बल्कि दो फर्म मिलकर करती हैं तो भार कम हो जाता है। तीसरा, विदेशी इकाइयों को स्थानीय साझेदार के मेहमान देश की प्रतियोगिता स्थितियों, वहां की राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों, संस्कृति आदि की जानकारी आसानी से मिल जाती है। यदि हम सीमाओं की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो विदेशी फर्में इसमें हिस्सा लेती हैं वो अपनी प्रौद्योगिकी व व्यापार के राज या रहस्य अन्य फर्मों के साथ बांटती हैं, जिससे उन रहस्यों के गलत उपयोग किए जाने का भय भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के उपक्रमों में भी विरोधाभास व मतभेदों की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसीलिए कई कंपनियां या फर्म संयुक्त उपक्रम को छोड़कर एक अन्य रास्ता अपनाती हैं, जिसमें वो संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शुरू कर देती हैं। यानी इसमें कोई एक बड़ी फर्म या कंपनी खुद निवेश करके अपनी सहायक कंपनी के रूप में पूर्ण स्वामित्व के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत करती है। ये उन कंपनियों की पसंद होती है जो विदेशों में अपने व्यवसाय के परिचालन पर पूर्ण नियंत्रण पाना चाहते हैं। ऐसे में संयुक्त उपक्रम या लाइसेंस आदि उनके लिए सही रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसमें पूरा नियंत्रण उनके पास नहीं रहता। तो वो स्वयं ही अन्य देश में अपनी एक कंपनी को शुरू करते हैं जिसमें 100% पूंजी निवेश वो खुद करते हैं। संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना भी दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, इसमें हम विदेशों में बिल्कुल ही नई कंपनी स्थापित कर सकते हैं, इसे हरित क्षेत्र उपक्रम भी कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि हम किसी दूसरे देश में काम कर रही पहले से स्थापित कंपनी या संगठन का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लें, उसमें पूरी पूंजी खुद खरीद लें और उसके 100% के मालिक बन जाए। इसके लाभों का यदि जिक्र किया जाए तो सबसे पहला तो यह है कि जनक कंपनी को उस अन्य देश में अपनी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है। दूसरा लाभ यह है कि यह कंपनी विदेशी सहायक कंपनी के प्रचालन पर नजर रख सकती है और व्यापारिक राज भी दूसरों को, बाहर के लोगों को बताने नहीं पड़ते। यदि हम सीमाओं की चर्चा करें तो क्योंकि इसमें पूरा 100% का निवेश जनक कंपनी को करना पड़ता है, तो इसमें निवेश की अधिक आवश्यकता होती है और निवेश अधिक करने के कारण हानि व उससे जुड़े हुए अन्य जोखिम भी उस कंपनी को स्वयं ही उठाने पड़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अभी तक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के कुछ मुख्य तरीकों पर चर्चा की है।